नमस्कार। इजराइल और फलस्तीन के बीच जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उससे आप लोग परिचित हैं। सोशल मीडिया पे लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और हर आदमी अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। 10,000 वर्ग मील का कुल इलाका है ये, लेकिन ये इलाका दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में है। लगातार यहाँ पर कभी रॉकेट लॉन्चर चलते हैं, कभी मिसाइलें चलती हैं, कभी बंदूकें चलती हैं, कभी कोई किसी के लोगों को अपहरित कर लेता है। और इन घटनाओं का जो असर है वो केवल मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर पड़ता है। जैसे अभी जो घटना हुई, हमास के लोगों ने इजराइल पर जो हमला किया, जिस तरह के वीडियोस आए, उसके बाद आपने देखा सारी दुनिया में लोगों ने बोला। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो मणिपुर पर इतने दिनों से शांत हैं, उस वीडियो के आते ही उनका बयान आ गया और उन्होंने इस हमले की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात की। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो ऋषि सुनक ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे और ये कहा कि वो इजराइल के साथ हैं। The scenes that we've seen in Israel over the past 36 hours are truly horrifying. I want to express my absolute solidarity for the people of Israel. Now is not a time for equivocation, and I'm unequivocal. Hamas and the people who support Hamas are fully responsible for this appalling act of terror, for the murder of civilians and for the kidnapping of innocent people, including children. I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support as Israel defends itself against these appalling attacks. We will do everything that we can to help. Terrorism will not prevail. एंड्रोजेन ने, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम हमास के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ हैं। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई देती है फलस्तीन और इजराइल के मामले पर। मैंने सोचा कि ये पूरा का पूरा जो संघर्ष है उसका थोड़ा सा आपको इतिहास बताया जाए कि आखिर अभी ये मामला यहां तक क्यों पहुंचा है। इस विवाद का इतिहास जो है वो थोड़ा पुराना है। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, तभी जियोनिस्ट विचारधारा के यहूदी लोगों ने फलस्तीन में अपने लिए एक आजाद यहूदी देश होने की बात की और यूरोप से वहां पहुंचने लगे। जो यूरोप में बसे हुए थे, अलग अलग देशों में बसे हुए थे, उन्होंने ये तय किया कि उनका अपना एक देश होना चाहिए, यहूदियों का देश होना चाहिए, और इजराइल को उन्होंने इसके लिए चुना। जहां पे फलस्तीनी लोग पहले से रह रहे थे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने ऐसा अचानक क्यों सोचा होगा? असल में इसकी जड़ें बाइबल में मिलेंगी, जिसके अनुसार अब्राहम और उनके वारिसों के वादे के और उस प्री हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर कि यह एक इजरायली राज्य था जिसे रोमन शासकों ने जीत लिया था, इन लोगों ने यह फैसला लिया कि हम वहां पर फिर से इजरायली राज्य बसाएंगे। वैसे तो इतिहास की भूलों को सुधारने वाला यह तर्क ही बेकार है। इतिहास को दोबारा नहीं जिया जा सकता। इतिहास में जो गलतियां हो गई उनको दोबारा अगर आप सुधारेंगे तो हमेशा दिक्कत होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे, खास तौर पे जो हमारे यहाँ के दक्षिणपंथी लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि वो तो इजरायली राज्य था, उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो इस इतिहास को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। असल में हिब्रू साम्राज्य को अगर हम देखें तो वो वहां कोई ओरिजिनल साम्राज्य नहीं था। वहां पर ईसा पूर्व 1100 ईस्वी में कैनानाइट सभ्यता थी जिसको हिब्रू लोगों ने जीता था और इजराइल बसाया था। लेकिन यह शासन केवल 73 साल तक रह पाया था। अब थोड़ा देखते हैं कि यह जियोनिज्म क्या है, क्योंकि आमतौर पे आजकल जिस तरह से बात हो रही है, लोग इतिहास जानते नहीं हैं, तो जियोनिज्म और यहूदियों को एक ही चीज मान लेते हैं। जियोनिज्म असल में यहूदियों के एक थोड़े से हिस्से में प्रभाव रखने वाली एक्सट्रीमिस्ट राजनीतिक विचारधारा है, जिसका जनक था थियोडोर हर्ज। उसने 1896 में एक किताब लिखी, ड्योर जुडेनस्टाट, और उसमें पहली बार एक आजाद यहूदी देश के निर्माण की प्रस्तावना दी। यह विचारधारा जो थी वो यूरोप में उन दिनों जो एंटी सेमिटिज्म की विचारधारा थी, उसकी प्रक्रिया में, जो नस्ली विचारधारा थी उसकी प्रक्रिया में जन्मी थी। जो एंटी सेमिटिज्म की धारा थी उसमें यहूदियों से गहरी घृणा थी, यहूदियों से लोग नफरत करते थे। तो उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया में एक विचारधारा जियोनिज्म की जन्मी, जिसमें दूसरी तरह का चरम था। और आप जानते हैं कि यूरोप में जो ये एंटी सेमिटिज्म था, इसका सबसे चरम हमने देखा था जब हिटलर ने यहूदियों की बेरहम हत्या की थी, न केवल जर्मनी में बल्कि जर्मनी के बाहर भी।
खैर, जब जियोनिस्टों के पहले दस्ते प्रवासियों के रूप में फलस्तीन पहुंचे तो उसके पहले 1200 सालों से 1200 ईयर से फलस्तीन जो था एक शांतिपूर्ण बहुधार्मिक देश था। यहां की आबादी में 86% मुसलमान, 10% ईसाई और 4% यहूदी थे जो मिलजुल कर रहते थे। तो शुरू में जब ये प्रवासी वहां गए तो किसी ने उनको रोका नहीं, वो भी उन्हीं लोगों में घुल मिल गए और कोई बड़ी दिक्कत पेश नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, इनके इरादे साफ होने लगे और जब इरादे साफ हुए तो तनाव बढ़ने लगा। इसी बीच में हुआ ये कि हिटलर ने जर्मनी और उसके आसपास के इलाकों में यहूदियों की नृशंस हत्या शुरू कर दी। उनका बिजनेस खत्म कर दिया गया, उनकी हत्याएं की गईं और उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो यूरोप के अलग अलग इलाकों से ढेर सारे यहूदी रिफ्यूजी जो हैं वो पहुंचे फलस्तीन, और इनमें जो लोग थे इनमें जियोनिस्ट लोग भी शामिल थे, जिनका इकलौता ध्येय था फलस्तीन को पूरी तरह से खत्म करके वहां एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण करना। जो जमीनें खरीदी गईं वो ज्यूइश नेशनल फंड के नाम से खरीदी गईं और ये नियम बनाया गया कि अगर किसी यहूदी ने किसी अरब नागरिक से जमीन खरीद ली तो वो फिर से उसे किसी अरब नागरिक को बेच नहीं सकता था और ना ही किराए पर दे सकता था। यानी क्लियर था कि जो जमीनें उन्होंने खरीद ली उनका इरादा था कि अनंत काल तक वो जमीनें यहूदियों के पास रहे, जियोनिस्टों के पास रहे। ये जो जियोनिस्ट थे उनका स्थानीय जो अरब आबादी थी जो पहले से रह रही थी उनके प्रति व्यवहार कितना क्रूर और अमानवीय था, इसका एक उदाहरण सामी हदावी देते हैं अपनी किताब बिटर हार्वेस्ट में। उस किताब में वो जियोनिस्ट आंदोलन के जो कल्चरल फादर, सांस्कृतिक पिता माने जाते हैं अहद हाम, उनका एक कथन कोट करते हैं। अहद हाम कह रहे हैं, अब तक जो यहूदी गुलाम कृषि मजदूर थे, अचानक फलस्तीन में उन्होंने खुद को आजाद पाया और आजादी के इस एहसास ने उनके भीतर तानाशाही की ओर झुकाव को और बढ़ा दिया। वे अरबों के साथ दुश्मनाना और क्रूर व्यवहार करते थे, उनके अधिकार छीन लेते थे, बिना वजह उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और यहां तक कि ऐसे कामों को बढ़ावा देते थे और हम में से कोई भी उनके ऐसे बुरे व्यवहार को रोकता नहीं था। एक मिनट रुक के सोचिएगा, हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया और दुनिया भर ने इसका विरोध किया। अभी भी यहूदी जो होलोकास्ट है उसकी तस्वीरें, उसकी स्मृतियां लगातार दुनिया को दिखाते रहते हैं कि हमारे साथ इतना खराब व्यवहार हुआ था। और यही यहूदी जब फलस्तीन में पहुंचे तो फलस्तीन के जो लोग थे, जो वहां पहले से रह रहे थे अरब लोग, उनके साथ वैसा ही दुर्व्यवहार इन्होंने किया। यानी अपने साथ जो हुआ था उससे कुछ सीखा नहीं, बल्कि बुरा तो इनका किया था किसने? ईसाइयों ने किया था, अगर आप कहना चाहें तो कह लें। यूरोप में तो ईसाई थे, हिटलर ईसाई था, लेकिन उसका बदला इन्होंने लिया फलस्तीन के अरब मुसलमानों से, और यह स्थिति आज भी जारी है। उस दौर में जियोनिस्ट ताकतों का नारा था, एक मनुष्यहीन भूभाग, भूभागहीन मनुष्यों के लिए। अब आप इसको देखिए, भूभागहीन मनुष्य कौन हुए? जिनको निकाला गया यूरोप से, जो रिफ्यूजी यहूदी थे, यानी ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। लेकिन इस नारे का पहला हिस्सा जरा देखिए, एक मनुष्यहीन भूभाग, यानी वो फलस्तीनी लोगों से बसी उस धरती को वो एक खाली भूभाग मानते थे, एक खाली जमीन मानते थे। सोच के देखिए, एक जमीन जिस पर हजारों लोग रहते थे, घर थे, गांव थे, खेतियां थी, उनको वो कह रहे थे कि ये तो खाली जमीन है। यानी उनका इरादा बहुत क्लियर था पहले दिन से कि वे उस जमीन को फलस्तीन के जो मूल निवासी थे उनसे खाली करना चाहते थे, वैसे ही जैसे ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका में किया कि वहां की जो मूल आबादी थी उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब इन कार्यवाहियों से स्वाभाविक था कि अरबों के बीच एक असंतोष जन्म लेता और उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसे में तत्कालीन जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने जियोनिस्ट ताकतों का पूरा सहयोग किया। उनकी सैन्य ताकत के बिना अरब प्रतिरोध का सामना करना इजराइल के लिए संभव नहीं था, अभी उसके पास ऐसी मिलिट्री नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी सैनिक सहायता की, जिससे जियोनिस्ट ताकतें अपनी मंशा में वहां कामयाब हुईं।
हालांकि जियोनिस्ट लोगों के इस क्रूर व्यवहार की प्रतिक्रिया यहूदी लोगों के बीच से भी आई। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे यहूदी जियोनिस्ट नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिलजुल के रहना चाहते थे। उन्होंने प्रतिक्रिया की। इजराइल के एक लेखक हैं बेंजामिन बेथ हलाहिमी, उनकी किताब है ओरिजिनल सिंस। उसमें वो बताते हैं कि इजराइल के प्रवेश के 30 साल बाद 1907 में 1907 में एक यहूदी लेखक यित्ज़ेक एप्स्टीन ने अरबों के प्रति एक नई जियोनिस्ट नीति की बात की थी, जिसमें उसने कहा था कि ये एक द्विराष्ट्रीय हो, यानी अरब भी रहें और इजरायली भी रहें, और सर्वसमावेशी हो, सबको साथ में शामिल करें, और साथ में जमीन के खरीद के साथ गरीब अरब किसानों को बेदखल करने की जगह उनके विकास, आधुनिक तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जो उस समय का जियोनिस्ट नेतृत्व था, उसने एप्स्टीन की तीखी निंदा की और यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जाहिर है कि स्थानीय अरब जनता के प्रति इस नस्ली भेदभाव से भरे नेतृत्व के मन में किसी तरह की कोई मानवीय भावना नहीं थी। मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं कि जब मैं जियोनिस्ट कह रहा हूं तो ये यहूदी का समानार्थी नहीं है, पैरेलल नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। यहूदियों के बीच एक छोटी सी संख्या जियोनिस्ट की थी, लेकिन वही नेतृत्व में थे। अब इसी दौर में बड़ी संख्या में यहूदी यूरोप और अमेरिका जाकर बसे, और वे इन कट्टरपंथी नीतियों के अंध समर्थक कभी नहीं रहे। लेकिन बाद में हालात बदले। सबसे पहले हालात जो बदले वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बदले। अरब इजराइल विवाद में जो नया मोड़ आया वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन की दोहरी नीतियों से आया। एक तरफ इजिप्ट के जो तत्कालीन हाई कमिश्नर थे मैकमोहन जी, ये वही मैकमोहन हैं जिन्होंने बाद में पाकिस्तान और भारत के बीच में बंटवारे की रेखा, मैकमोहन रेखा खींची थी। तो एक तरफ जो उस समय इजिप्ट के हाई कमिश्नर मैकमोहन थे, उन्होंने तत्कालीन अरब के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ, जो विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दे रहा था, विद्रोह करने के लिए जो मक्का के शरीफ थे अली इब्न हुसैन, उनको 1915 से 1916 के बीच लिखे पत्रों में वादा किया था कि अगर अरब ब्रिटेन का समर्थन करेंगे तो बदले में ब्रिटेन फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और इराक की आजादी का समर्थन करेगा। दूसरी तरफ 1917 में ब्रिटिश के जो विदेश मंत्री थे ब्रिटेन के, लॉर्ड आर्थर बाल्फोर, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया और फलस्तीन में जियोनिस्ट लोगों के आजाद देश के निर्माण के पूर्ण समर्थन की बात की। लेकिन सिर्फ ये दो बात नहीं थी कि एक तरफ अरबों से कहा जा रहा था कि आप हमारा समर्थन करो, हम आपको आजादी देंगे, और एक तरफ जियोनिस्टों से कहा जा रहा था कि आप हमारा समर्थन करो और आपको हम उसी जगह पे आजाद देश देंगे। तीसरा एक और गोपनीय समझौता हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसमें ओटोमन साम्राज्य के बंटवारे और उसके अलग अलग हिस्सों पर ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण की बात की गई। यानी युद्ध जब ओटोमन साम्राज्य हार जाएगा तो उसके हिस्सों को बांट लिया जाएगा, कुछ ब्रिटेन के पास जाएगा और कुछ फ्रांस के पास जाएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस की जीत हुई, लीग ऑफ नेशंस इनके कब्जे में था, इनको मना लिया, और आज का जो इजराइल है, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और जॉर्डन, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गए। और जब एक बार ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आए तो इसके बाद जियोनिस्टों का यहां आना अचानक बढ़ गया। 1933 में नाजी शासन के बाद बहुत सारे यहूदियों ने शरण लेने की कोशिश की इंग्लैंड में और बाकी जगहों पर। सबने रोक लगा दी कि नहीं, आप हमारे यहां नहीं आ सकते हो, तो कहां जाते। तो हर तरफ से परेशान यहूदियों की एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र में बसने के लिए आने लगी थी। यानी जो इंग्लैंड अपने देश में यहूदियों को नहीं बसने दे रहा था, जो यूरोप के देश, फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी देश यहूदियों को अपने देश में नहीं बसने दे रहे थे, उन्होंने उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया कि वो जाकर फलस्तीन में बस जाएं। और इसके साथ देखिए आप कि जो यहूदी खुद विस्थापित होकर आए थे जर्मनी और बाकी जगहों से, वो यहां आकर यहां के जो मूल निवासी थे उनको विस्थापित कर रहे थे। जैसे जैसे संख्या बढ़ी और ब्रिटेन का समर्थन बढ़ा, जियोनिस्ट ताकतों का दमन और कब्जे करने का प्रयास भी बढ़ गया।
जाहिर है कि अरब लोगों के बीच से प्रतिरोध खड़ा हुआ। ब्रिटिश नियंत्रण और जियोनिस्ट जो बसाहट थी उसके खिलाफ अरब किसानों, लेखकों, राजनीतिक व्यक्तियों का जो पहला ये विद्रोह था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण विद्रोह था 1936 और 1939 के बीच। लेकिन इस शांतिपूर्ण विद्रोह को तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा क्रूरता से दमन किया गया, गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया और इसका दमन कर दिया गया। लेकिन इस विद्रोह से डर तो गए ब्रिटेन के शासक और उन्होंने भविष्य में यहूदी प्रवासियों की संख्या निश्चित करने का कदम उठाया। यानी उन्होंने कहा कि अब जो यहूदी आएंगे उनकी संख्या निश्चित कर दिया जाए, एक निश्चित संख्या से ज्यादा यहूदियों को ना आने दिया जाए। अब इस पर जो जियोनिस्ट ताकतें थी वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो धोखा है और इस तरह ब्रिटिश जियोनिस्ट गठबंधन टूट गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ फलस्तीनियों और जियोनिस्टों और दूसरी तरफ ब्रिटिश सैनिकों और जियोनिस्टों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा के मद्देनजर, यानी दुतरफा लड़ाई हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह तनाव बढ़ सकता है, हिंसा बढ़ सकती है, तो इस क्षेत्र में ब्रिटेन के लिए नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। जब अपने लिए मुश्किल हुआ तो उसने नए नए बने संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूएनओ से इस मामले में दखल देने को कहा और 1947 में यूएन की महासभा ने रेजोल्यूशन 181 पास किया जिसमें पूरे क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने की बात थी। एक हिस्सा फलस्तीन होता, दूसरा हिस्सा इजराइल होता। जेरूसलम और बेथलेहम, ये जो दो धार्मिक पवित्र जगहें थी, इनको इंटरनेशनल क्षेत्र घोषित कर दिया गया और एक यहूदी तथा एक अरब देश के निर्माण की घोषणा की गई जिसको जियोनिस्ट ताकतों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और इसके बाद आज का जो इजराइल है वो अस्तित्व में आया। लेकिन जो फलस्तीनी अरब थे और दूसरे अरब देश थे उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया। कारण यह था कि इस बंटवारे में इजराइल को 55% लैंड दे दिया गया था, जबकि उस समय उनकी जनसंख्या केवल 30% थी और उनके कब्जे में केवल 7% जमीन थी। यानी फलस्तीन के पूरे नक्शे में केवल 7% जमीन थी उनके पास और टोटल पॉपुलेशन में केवल 30% पॉपुलेशन थी, लेकिन 55% जमीन जो उस इलाके की थी वो जमीन जियोनिस्टों को दे दी गई। हर जगह यह माना जा रहा था कि लोग अपना अधिकार जो है, जनता जो होगी वो जनता के वोट से, जनता जितनी होगी उसके हिसाब से लिया जाएगा, स्वनिर्णय का अधिकार जिसको कहते हैं। लेकिन यहां पर स्वनिर्णय का अधिकार न मान के मध्यकाल का वह नियम लागू किया गया जिसमें एक ताकतवर बाहरी ताकत जो होती है वो जीते हुए राज्य को दो हिस्सों में बांटती है, उसका बंटवारा कर लेती है। זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. इजरायली इस घटना के चलते 1947 को आजादी के वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो फलस्तीनी कहते हैं ये अल नकबा था। अल नकबा का मतलब यह हुआ तबाही का साल था, जहां उनका हक छीन लिया गया, जबकि वो पूरे देश में 93% जमीन उनके पास थी, उनसे छीन के केवल 45% उनको जमीन दी गई। इस बंटवारे के साथ ही अरबों और इजरायलियों के बीच संघर्ष तीखा होना ही था और संघर्ष तीखा हो गया। नतीजा था पहला अरब इजराइल युद्ध। 1947 से 49 के बीच यह पहला अरब इजराइल युद्ध चला। हालांकि इस पूरे युद्ध में कहा जाता है कि अरब सेना में 5 देशों की सेनाएं शामिल थीं, लेकिन इस बात को छिपा लिया जाता है कि पूरे युद्ध के दौरान जियोनिस्ट ताकतों की सेना हमेशा अरबों की सेना से दुगनी तिगनी संख्या में रही। अरब सेनाओं ने इस पूरे युद्ध में इजराइल पर आक्रमण भी नहीं किया था और यह पूरा युद्ध अरब धरती पर जो 45% दिया गया था उसी पर लड़ा गया था।
यही नहीं, अरब सेनाएं युद्ध में तभी उतरी जब जियोनिस्ट ताकतें 16 नरसंहार कर चुकी थी। यानी पूरा किस्सा यह था कि 55% जमीन मिलने के बाद भी जियोनिस्ट माने नहीं। जिन इलाकों में अरब रह रहे थे वहां पर वो लगातार नरसंहार कर रहे थे। एक उदाहरण दूं आपको, इसमें एक नरसंहार था डेर यासीन का, जिसमें 100 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इसके साथ ही यह भी समझना भूल होगा कि सारी जो अरब सेनाएं थीं वो किसी एक साझा उद्देश्य के लिए लड़ रही थी। सबका अपना अपना स्वार्थ था। जॉर्डन और सीरिया अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, फलस्तीनी अपने लिए लड़ रहे थे। और इसके साथ एक बड़ा फैक्टर यह था कि वो जो शीत युद्ध का पीरियड था, कोल्ड वॉर का पीरियड था, उसमें अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ था। अमेरिका उसको हथियार भी दे रहा था, सैनिक भी भेज रहा था। और इसी वजह से, चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ था, इसलिए सऊदी अरब जो एक अमीर देश था लेकिन अमेरिका परस्त था पूरी तरह से, उसने इस युद्ध से खुद को किनारे रखा। यानी बैलेंस बिल्कुल अनबैलेंस था। और इस युद्ध में हार जीत किसकी हुई होगी आप समझ सकते हैं। और आगे भी फलस्तीन इजराइल संघर्ष में यह हमेशा रहा कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो बाहर रहा। उन दिनों एक जियोनिस्ट आतंकवादी समूह के प्रमुख थे मेनाकेम बिजिन। बाद में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए। ये जो नरसंहार हुए थे उस पर उनकी प्रतिक्रिया थी, शानदार था वह। जैसे डेर यासीन पर हमने किया वैसे ही हम हर जगह करेंगे। हम आक्रमण करेंगे और दुश्मनों को तबाह कर देंगे। ईश्वर, तुमने हमें जीतने के लिए चुना है। इस पूरे युद्ध के दौरान जियोनिस्ट ताकतों ने 33 नरसंहार किए, जिसमें हजारों फलस्तीनियों को मार दिया गया, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, बूढ़े भी शामिल थे और बच्चे भी शामिल थे। ये बात मैं कर रहा हूं 1947 से 1949 की। और जब इस युद्ध का अंत हुआ तो इजराइल फलस्तीन का 78% भूभाग जीत चुका था। यानी जो 55% उसको दिया हुआ था उस पर भी संतोष नहीं था। उसने फलस्तीन के हिस्से का जो 45% था उसका भी 78% जीत लिया। और 3/4 फलस्तीनी जो हैं वो अचानक रिफ्यूजी बन गए। 500 से अधिक गांव और कस्बे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। हर शहर, नदी और पहाड़ का एक नया हिब्रू नाम रखा गया। अरब संस्कृति को उस जगह से पूरी तरह से खत्म करने की शुरुआत हो गई थी। इसी बीच ब्रिटिश शासन ने 1948 में 15 मई को वो इलाका खाली कर दिया और जियोनिस्ट ताकतों ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद उस पूरे भूभाग को उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया। 78% जो हिस्सा था वो तो इजराइल ने अपने पास रखा ही। बचे हुए हिस्से में से भी वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन को और गाजा पट्टी का हिस्सा इजिप्ट को दे दिया गया। फलस्तीन को तो वो मानते ही नहीं थे कि फलस्तीन नाम की कोई चीज है, इसलिए फलस्तीनियों को कोई जमीन नहीं दी गई। किस हद तक नफरत थी उनको फलस्तीन से, इसको आप समझ सकते हैं कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री जो थी गोल्डा मायर, उन्होंने एक बार कहा था कि फलस्तीन जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। और ये जो निर्णय लिया गया 3 हिस्सों में बांट के, एक हिस्सा जॉर्डन को, एक हिस्सा इजिप्ट को और बड़ा हिस्सा अपने पास, ये निर्णय लेकर उन्होंने अपनी जो बात कही थी उसको लागू कर दिया। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने जो 2 देशों में बांटा था 45% और 55%, वो कभी लागू हो ही नहीं पाया। जो 1/3 अरब, मैंने बताया आपको 2/3 तो रिफ्यूजी हो गए, लेकिन जो 1/3 1/3 अरब इस युद्ध के बाद पलायन करने की जगह उसी भूभाग में उसी जगह पे रह गए थे, उन्हें इजरायली नागरिकता मिल गई। और इसीलिए आज भी इजराइल में कोई 1.2 मिलियन अरब हैं, जो उसकी जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। इजराइल अपने आप को एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन जाहिर है कि इस मानसिकता के साथ उन फलस्तीन नागरिकों के साथ जो यहूदी नहीं हैं बल्कि मुसलमान और ईसाई हैं, 2ym दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है। इजराइल की जो गरीबी रेखा है उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में से आधे लोग यही हैं। जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं वहां सरकारी जो खर्च है वो बाकी क्षेत्र जहां यहूदी रहते हैं उनकी तुलना में बेहद कम है। यहाँ ना सरकारी सुविधाएं हैं, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, इनका प्रबंधन है भी तो बहुत खराब है।
अरबों की ज्यादातर जमीन यहूदियों ने कब्जा कर ली है और अब अरबों के पास 3-3.5% जमीन ही बची हुई है। सोचिएगा, 1947 के पहले जिनके पास 93% जमीन थी, अब उनके पास 3-3.5% जमीन बची हुई है। जो 70% फलस्तीनी इस युद्ध में पलायित हुए थे, वे आज दुनिया में किसी एक क्षेत्र के सबसे बड़े शरणार्थी हैं, जो अलग अलग देशों में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में दर्ज फलस्तीनी शरणार्थियों की कुल संख्या जो है वो 4 मिलियन से भी ज्यादा है। इनमें से अधिकतर उस क्षेत्र में बने 59 शरणार्थी कैंपों में रहते हैं। इजराइल ने हमेशा आधिकारिक रूप से यह कहा कि वे तो अरब नेताओं के आदेश पर वहां से गए थे, लेकिन इजरायली गुप्तचर सेवा के कागजात कहते हैं कि 75% से अधिक शरणार्थी जियोनिस्ट ताकतों के सीधे और साइकोलॉजिकल वार के चलते भागे थे। फलस्तीनियों का मानना है कि उन शरणार्थियों को अपनी धरती पर लौटने का अधिकार है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित आर्टिकल 194 साफ तौर पे कहता है कि फलस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जन्मभूमि पर लौटने का पूरा अधिकार है, लेकिन इजराइल इसको नहीं मानता। एक तरफ इजराइल वापसी के अधिकार के तहत दुनिया के किसी भी हिस्से में जन्मे और बसे यहूदी को इजराइल में आने और वहां बसने का अधिकार देता है, लेकिन उसी धरती पर जन्मे फलस्तीनियों को लौटने और बसने का अधिकार नहीं देता। इसी दोयम दर्जे की नागरिकता और अन्याय के खिलाफ फलस्तीनियों के विरोध की सुगबुगाहटों ने मई 1964 में एक सांगठनिक रूप ले लिया। जेरूसलम में अहमद शकीरी के नेतृत्व में फलस्तीन के 422 प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई और पीएलओ बना, फलस्तीन मुक्ति संगठन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ ने एक नेशनल फंड बनाया तथा फलस्तीन नेशनल काउंसिल के साथ साथ सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने के लिए पीएलए फलस्तीन मुक्ति सेना का भी गठन किया गया। और इसके बाद हुआ सेकेंड अरब इजराइल वार। 1967 में इजराइल ने इजिप्ट के राष्ट्रपति नासेर पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। यानी ये भी जो युद्ध था, शुरुआत की थी इजराइल ने इसको 6 डेज वार, 6 दिनों का युद्ध कहा, तो फलस्तीनियों ने इसको अल नक्शाह कहा, जिसका मतलब होता है शॉक। इस युद्ध में उसने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप तथा सीरिया से गोलन पहाड़ी का क्षेत्र भी जीत लिया। यानी जो क्षेत्र पिछली बार दिया था उसको भी जीत लिया। सिनाई का जो प्रायद्वीप था वो तो इजिप्ट को लौटा दिया गया, लेकिन बाकी जो एरिया थी वो अभी भी इजराइल के कब्जे में है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर शासन के लिए उसने एक सैन्य शासन, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल घोषित कर दिया, बना दिया। इस युद्ध के बाद एक बार फिर से यूएन ने हस्तक्षेप किया और प्रस्ताव 194 पास किया, जिसमें युद्ध द्वारा भूभाग पर कब्जे को अनुचित ठहराते हुए जीती हुई जमीन को वापस करने की मांग की गई और शरणार्थी समस्या को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात की गई। लेकिन इजराइल ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अब तक अमेरिका के सहयोग से फाइनेंशियल भी और हथियारों का भी इजराइल एक ताकतवर देश बन चुका था और इस ताकत का इस्तेमाल वो लगातार सेना के बल पे अपना जो डोमिनेशन था उसको बनाए रखने और फलस्तीनियों के लगातार उत्पीड़न में कर रहा था। यह युद्ध भी इसी विस्तारवाद का हिस्सा था, बड़ी से बड़ी एरिया कब्जा करने का और फलस्तीनियों को पूरी तरह से खत्म करने का जो उसका प्लान था उसका ही हिस्सा था। इसे समझने के लिए उस दौर में गोलन पहाड़ी जो थी उस पर आक्रमण करने का आदेश देने वाले इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे डायन की न्यूयॉर्क टाइम्स में 11 मई 1997 को छपी एक स्वीकारोक्ति पढ़ लेना काफी होगा। वो कहते हैं, सीरिया के तमाम हथियारबंद लड़ाकों को इजराइल ने जानबूझकर भड़काया था और किबुत्ज के जिन नागरिकों ने ऐसा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था, उन्होंने सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जमीन की लालच में ऐसा किया था। उन्होंने जमीन के लिए अपनी लालच छिपाने की कोशिश तक नहीं की थी। हम ऐसे असैन्य क्षेत्र में खेती के लिए ट्रैक्टर भेजते थे जहां कुछ भी करना मुमकिन नहीं था और हमें मालूम था कि जब हम ट्रैक्टर भेजेंगे तो इस कब्जे को छुड़ाने के लिए सीरियाई गोलीबारी करेंगे। अगर वो नहीं भी गोली चलाते थे तो हम और आगे बढ़ते जाते थे और तब तक आगे बढ़ते थे जब तक सीरियाई चिढ़कर गोली चलाना ना शुरू कर दें। और एक बार जब वो गोली चलाना शुरू करते थे तो हम अपनी एयरफोर्स और बाकी सबका इस्तेमाल करके युद्ध शुरू कर देते थे और युद्ध के चौथे दिन तक सीरियाई हमारे लिए खतरा नहीं रह गए थे। यानी आप सोचिए
कि जमीन पे कब्जे के लिए जानबूझकर भड़काया गया सीरियाइयों को, उनकी जमीन में घुसे और तब तक घुसते रहे जब तक उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, और जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो उनको आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर सेना का हमला कर दिया गया और उस जमीन को कब्जा कर लिया गया। ये खेल इजराइल लगातार खेलता चला आ रहा है। नोम चॉम्स्की जो अमेरिका के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपनी किताब द फेटफुल ट्रायंगल में डेविड बोन गोरियन के 30 के दशक का एक बयान लिया है और उसके हवाले से बताया है कि किस तरह इजराइल बाइबल में दिए गए यहूदी देश की सीमाओं को लागू करने के लिए किसी भी तरह से अपने पड़ोसियों की जमीनों को कब्जाना चाहता है। तो इजराइल के एक प्रोफेसर इजराइल शाहक अपनी किताब जूइश रिलीजन जूइश हिस्ट्री द वेट ऑफ 2000 ईयर्स में लिखते हैं कि इजराइल जो एक यहूदी देश है वो असल में अपनी जनता, अपने जो लोग हैं उनको भड़काता है और पड़ोसियों के लिए ऐसा जो खतरा पैदा करता है और युद्ध छेड़ता है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जमीन की भूख। जैसे जैसे जमीन की भूख बढ़ी ये सारा कुछ हुआ, पीएलओ बढ़ा और पीएलओ धीरे धीरे ताकतवर होता गया। लेकिन पीएलओ के निर्माण के साथ साथ अरब जगत की हलचलों में भी काफी बदलाव आया। जॉर्डन में पीएलओ ने अपना कैंप बनाया हुआ था, लेकिन जॉर्डन के सुल्तान को लगा कि अगर इनकी ताकत बढ़ती जाएगी तो मेरी गद्दी पर भी खतरा हो सकता है, और सितंबर 1970 में उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा के पीएलओ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों सेनाओं के बीच हुए इस युद्ध में 3000 से ज्यादा लोग मरे। इसके बाद जो इजिप्ट के शासक थे गामेल अब्देल नासेर, उन्होंने समझौते की पहल की और पीएलओ अपना मुख्यालय जॉर्डन से लेबनान ले गया, जहां से हिंसक और अहिंसक गतिविधियां चलती रही। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई। फलस्तीनी बंदूकधारियों ने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान 11 इजरायली की हत्या कर दी। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने रमजान के महीने में इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने बाकायदा हवाई जहाज से हथियार भेजे और अन्य सहायताएं मुहैया करवाई। ये दोनों अरब देशों की एक तरह से नैतिक और रणनीतिक जीत थी। हालांकि अमेरिकी सहायता और फिर इजराइल के दोबारा आक्रमण के चलते हुए अपनी जमीन तो नहीं ले पाए, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका किस तरह से उनको सपोर्ट करता है। अक्टूबर 73 में एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव 338 पारित कर तत्काल युद्ध विराम कर मध्य पूर्व में एक न्यायपूर्ण और दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए UNSCR 242 लागू करने का प्रस्ताव किया, लेकिन इजराइल ने हमेशा की तरह इसे नहीं माना। फिर 1976 की उस घटना से तो सब परिचित हैं ही, जब पीएलओ ने एयर फ्रांस के उस विमान को अपहरित कर लिया था जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक जा रहे थे। बाद में इस विमान को मुक्त करा लिया गया। इस पूरे दौर में इजरायली उत्पीड़न तथा पीएलओ के बीच हिंसक और अहिंसक प्रतिरोधी कार्यवाहियां चलती रही। हां, एक बात हुई कि पीएलओ को फलस्तीन की आधिकारिक आवाज सारी दुनिया में मान लिया गया। यासर अराफात के नाम से आप लोग परिचित हैं। यासर अराफात पूरी दुनिया में घूम घूम कर फिलिस्तीन के लिए समर्थन जुटाते रहे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नासेर के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति बने अनवर सादात ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पहल पर इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के साथ 1978 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर कैंप डेविड में हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई रायद्वीप लौटा दिया और बातचीत ये तय हुई कि इजिप्ट इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। पहली बार किसी अरब देश ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी, जिसके बदले में उसको जमीन मिली थी, और इजराइल को ये आश्वासन मिला था कि एक अरब देश पहले ही से ऐसा था जो मदद नहीं कर रहा था फिलिस्तीन की, मैंने आपको बताया, और दूसरा ये देश हो गया इजिप्ट, जिसने ये वादा किया कि वो इजराइल के खिलाफ किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। तो आप देखते हैं कि अरब वर्ल्ड के दो इंपॉर्टेंट देश, सऊदी अरब और इजिप्ट, अब इस लड़ाई से खुद को बाहर करना शुरू करते हैं। हालांकि अरब लीग ने इस घटना के बाद इजिप्ट से उसकी सदस्यता छीन ली। देश के भीतर भी सादात का बहुत विरोध हुआ, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए 1980 में सादात ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। आप समझ सकते हैं कि गुस्सा इतना ज्यादा था कि इसके कुछ महीनों के भीतर ही इजिप्ट की सेना के 3 सैनिकों ने 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या कर दी। इसी बीच एक और घटना हुई। 6 जून 1982 को इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हमला करके पीएलओ के नेता यासर अराफात को मजबूर कर दिया कि वो अपने मुख्यालय को लेबनान से उठाकर ट्यूनीसिया ले जाए।
इसके बाद सितंबर के महीने में इजराइल की सेनाओं ने बेरूत के साबरा और शातिला शरणार्थी शिविरों में घुसकर पीएलओ के 2000 निहत्थे सदस्यों का कत्लेआम किया। और इस उत्पीड़न के प्रतिकार में जो कुछ हुआ उसको पहला इंतिफादा कहते हैं। 1987 में इजरायली कब्जे के 20 साल पूरे होने पर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फलस्तीनियों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया गया। इसी को इंतिफादा कहते हैं। इंतिफादा का मतलब उखाड़ फेंकना होता है। इस आंदोलन में बच्चों, किशोरों और औरतों सहित लाखों लोगों ने हिस्सेदारी की। यह पहली बार था जब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के नागरिकों ने इजराइल के प्रतिकार में सीधी हिस्सेदारी की थी। इसके पहले तक इन सीमाओं से बाहर ही पीएलओ अपने तरीके से प्रतिकार करता था। अब इन सीमाओं के अंदर प्रतिकार शुरू हुआ। शुरू में जब यह आंदोलन हुआ तो यह सिविल नाफरमानी का जो गांधीवादी तरीका है असहयोग का, उसको अपनाया गया। आम हड़तालें हुई, इजरायली चीजों के बहिष्कार की बात हुई और इजराइल ने जो स्कूल बंद करा दिए थे उनकी जगह पर भूमिगत स्कूल शुरू हुए। लेकिन इजराइल की सेना ने इनका क्रूर दमन जब शुरू किया तो लोगों ने पथराव करने शुरू किए। बच्चों तक को क्रूरता से मारते पीटते, कैदियों को पत्थर पर पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ते, महिलाओं को बेइज्जत करते, पथराव करते, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां और बम बरसाते इजरायली सैनिकों की तस्वीरें जब दुनिया भर में पहुंची तो इस समस्या को देखने के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया। पश्चिमी देशों में भी फलस्तीन के पक्ष में पहलकदमियां हुई। 4 साल तक चले इस आंदोलन में 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया गया और अब दुनिया में लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि इजराइल जो यह कर रहा है यह बेहद खतरनाक है और यह रोका जाना चाहिए। तो जब दुनिया भर से प्रेशर पड़ा तो समझौतों की बात होनी शुरू हुई और इंतिफादा के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास क्रम में पीएलओ के नेता यासर अराफात ने 14 दिसंबर 1988 को सभी आतंकवादी कार्रवाइयों की निंदा करते हुए इजराइल को मान्यता दे दी। मान लिया कि इजराइल एग्जिस्ट करता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पीएलओ के साथ गंभीर वार्ता के लिए स्वीकृति दे दी। हालांकि इजराइल जो था वो पीएलओ को लेकर कोई एक्साइटेड नहीं था, वो पीएलओ से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अमेरिकी प्रेशर जब पड़ा तो उनको भी मानना पड़ा। जॉर्डन ने भी वेस्ट बैंक पर अपने सभी अधिकार छोड़ने की बात की और अगले ही दिन पीएलओ के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 53/196 पारित किया और गोलन पर सीरिया तथा फलस्तीन के अटूट और अविलग्नी, जिसको अलग न किया जा सके, अधिकार की पुष्टि की और इजराइल से कहा कि इस कब्जे वाले क्षेत्र में जो संसाधन उनके हैं उनको रोका जाए। इन सबके चलते 1991 में मैड्रिड शांति सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें अरब देशों के सभी प्रतिनिधि, सिर्फ इजिप्ट नहीं आया था, इसके अलावा अरब देशों के सभी प्रतिनिधि थे तथा इजराइल जो था वो पहली बार इन सब के साथ एक टेबल पर बैठे। बातचीत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों आधारों पर हुई, यानी सीधे फलस्तीन से जो मामले थे और बाकी अरब कंट्री से जो मामले थे सबके सब डिस्कस हुए। समझौते की इस पहल का परिणाम मिला 1993 में जब ओस्लो समझौता हुआ, जहां यासिर अराफात और तत्कालीन जो इजरायली प्रधानमंत्री थे यित्ज़हाक राबिन, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। पूरी दुनिया में तस्वीरें आई, बिल क्लिंटन हैं, उनके एक तरफ यित्ज़हाक राबिन हैं और दूसरी तरफ यासिर अराफात हैं। इस समझौते की बड़ी बात यह थी कि इजराइल ने पहली बार पीएलओ को मान्यता दे दी तथा शांति के बदले वेस्ट बैंक और गाजा के कब्जे वाले जो क्षेत्र थे उसमें सीमित ऑटोनॉमी देना स्वीकार कर लिया। पीएलओ ने 1967 के युद्ध के पहले जो निर्धारित सीमा थी उसको स्वीकार कर लिया और इंतिफादा को खत्म कर दिया गया। वेस्ट बैंक और गाजा में सुरक्षा स्थापित करने की बात स्वीकार की गई। अब इस प्रस्ताव से कोई अंतिम परिणाम तो नहीं निकलना था, ना ही सीमाओं के विवाद का खात्मा होना था, लेकिन उस दिशा में इस प्रक्रिया की एक शुरुआत थी। इसलिए दुनिया भर में जो ओस्लो शांति प्रक्रिया थी उसको सराहा गया। यासिर अराफात को और इजरायली जो प्रधानमंत्री थे उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। और इतना तो हुआ ही कि उस खूनी संघर्ष और एक दूसरे के वजूद को ही ना मानने वाली सोच पर विराम लगा तथा दोनों पक्षों ने एक ऐसी आपसी स्वीकृति की ओर बढ़ने का वादा किया जिससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति हो सके। तो छुटपुट घटनाओं के बीच 1997 तक जो हालात थे वो काफी बेहतरी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मई 94 में कैरो समझौता हुआ जिसमें गाजा पट्टी के लगभग 60% हिस्से से सेनाएं हटाने पर इजराइल सहमत हो गया। उम्मीद की गई कि इजराइल अगले 5 सालों में अपनी बाकी सेना भी हटा लेगा।
12 साल ट्यूनीशिया से पीएलओ की कमान संभालने वाले यासर अराफात 1 जुलाई को विजेता की तरह गाजा पट्टी में वापस आए और फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। इसी साल 26 अक्टूबर को इजराइल और जॉर्डन के बीच में भी एक समझौता हुआ जिसमें कब्जे वाली जमीन वापस करने की बात थी। और 28 सितंबर 1995 को रेबिन और अराफात के बीच वाशिंगटन में ताबा समझौता हुआ जिसे ओस्लो 2 के नाम से जाना जाता है, जिसमें फलस्तीनी स्वायत्त शासन जो था, ऑटोनॉमी जो शासन था, उसके विस्तार और चुनावों के बारे में महत्वपूर्ण पहलकदमी की गई, जिसके चलते 20 जनवरी 1996 को फलस्तीन में पहली बार चुनाव हुए। लेकिन एक तरफ जहां ये सब शांतिपूर्ण मामला चल रहा था कि शांति स्थापित हो, अपने अपने इलाके में शांति से रहें, ये सारी बातें कट्टरपंथी लोगों को बुरी लग रही थी, इधर के भी और उधर के भी। तो 4 नवंबर 1996 को इजराइल के एक कट्टरपंथी यहूदी ग्रुप के सदस्य यिगल आमिर ने रेबिन की हत्या कर दी, वहां के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, और उसके बाद साइमन पेरेज इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। उधर फलस्तीन में हमास बना, जिसके बारे में आज इतनी बात हो रही है। हमास का पूरा नाम है हरकतुल मुजावमाती इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। ये एक्टिव हुआ, यानी इधर भी दक्षिणपंथी एक्टिव हो गए, उधर भी दक्षिणपंथी एक्टिव हो गए। हमास पूरी तरह से हिंसा पर आधारित संगठन के रूप में, आतंकवादी संगठन के रूप में काम करने वाला ग्रुप था। शांति की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए हमास ने आत्मघाती दस्ते तैयार किए और इन आत्मघाती हमलों में 50 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या हुई। अब जब इधर से दक्षिणपंथी आंदोलन शुरू हुआ तो वहां के दक्षिणपंथियों को भी ताकत मिली। जब इजरायलियों की हत्या हुई तो जो उधर के दक्षिणपंथी थे वो कहने लगे कि देखो, शांति प्रक्रिया से हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इजराइल की जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, लिकुड पार्टी, उसने लेबर पार्टी को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और आज जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो पहली बार वहां के प्रधानमंत्री बने। जनवरी 1997 में नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक का 80% क्षेत्र लौटा दिया, लेकिन बाकी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 1.5 साल तक यह चलता रहा और फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और अक्टूबर 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और नेतन्याहू की मुलाकात में वाई रिवर मेमोरेंडम पर सहमति बनी। इसके बाद अगले चुनाव में लेबर पार्टी फिर से सत्ता में आ गई और जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो एहुद बराक प्रधानमंत्री बने। बराक ने अपना चुनाव अभियान जो चलाया था वो सभी पड़ोसी देशों से एक स्थायी शांति स्थापित करने की बात को ही लेकर चलाया था। 5 सितंबर 1999 को बराक और अराफात के बीच वाई रिवर समझौते के तहत बातचीत हुई, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में एक स्थायी शांति की ओर बढ़ना कहा गया। लेकिन फरवरी 2000 में सेनाओं की वापसी की जो समय सीमा थी, टाइम फ्रेम था, उसको लेकर दोनों पक्षों की बातचीत एक बार फिर से टूट गई। मार्च 2000 में बराक ने वेस्ट बैंक का जो हिस्सा वापस किया था वह कुल क्षेत्र का केवल 6.1% था। जुलाई में एक और कोशिश हुई, लेकिन इस बार कैंप डेविड में किसी समझौते की जगह दोनों पक्ष एक दूसरे पर शांति के लिए गंभीर न होने और अनिच्छुक होने का आरोप लगाकर पीछे हट गए। जहां इजराइल कह रहा था कि हमारा प्रस्ताव बहुत लिबरल है और वेस्ट बैंक के उन हिस्सों को अपने कब्जे में रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, वहीं फलस्तीन का कहना था कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मिलकर वैसे भी मूल फलस्तीन का केवल 1/4 हिस्सा है, 1/4। उसमें भी अगर एक हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो जाए तो इन दोनों के बीच में गैप पैदा हो जाता है, एक दूसरे इलाके में जाना मुमकिन नहीं होता है। तो फिर तो एक ऐसा देश बन रहा है जिसके 2 हिस्से 2 छोर पे हैं, जिसका प्रशासन किया ही नहीं जा सकता और फिर से तनाव की स्थितियां शुरू हो गई। और तनाव की स्थितियां जब भी होगी तो दक्षिणपंथी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो लिकुड के जो नेता थे एरियल शेरोन, वो 28 सितंबर 2000 को 1000 इजरायली सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट की यात्रा पर चले गए। ये जगह अरब जगत में हरम अल शरीफ के नाम से जानी जाती है और मुसलमान इसे पवित्र मानते हैं। उन्होंने शेरोन की इस यात्रा को कहा कि यह जानबूझकर पवित्रता को खंडित करने वाली है और इसका विरोध शुरू हो गया और वहां पर एक नया इंतिफादा शुरू हुआ जिसको कहते हैं अल अक्सा इंतिफादा।
पहले से तनाव जो चल रहे थे वो और तीखे हो गए और एक बार फिर से इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस बार जो सबसे अधिक भड़काने वाली घटना हुई थी वो ये थी कि एक दूसरे के धार्मिक स्थानों पर पहली बार हमला हुआ। इजराइल के फलस्तीनी नागरिकों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इजरायली कब्जे में दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे फलस्तीनियों का यह कदम इजराइल की नजर में आतंकवाद था। लेकिन अगर उनके हालात पर गौर फरमाया तो यह विद्रोह स्वाभाविक था। बेटी जेन बेली ने दिसंबर 1996 के द लिंक में लिखा था, बेथलेहम यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक समूह की जेरूसलम के अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज की संयोजन समिति को सौंपी गई स्टडी रिपोर्ट बताती है कि कई परिवारों को 5-5 दिन तक पानी नहीं मिलता है। रिपोर्ट आगे कहती है कि वेस्ट बैंक और गाजा में रह रहे फलस्तीनियों को मिलने वाले पानी का कोटा तय था, जबकि इन्हीं इलाकों में रहने वाले इजरायलियों को भरपूर पानी मिलता था। फलस्तीनियों को पानी महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था, जबकि यहूदी जो लोग वहां रहते थे वो गर्मियों में दोपहर में जो उनकी लॉन थी उस पर पानी का छिड़काव करते थे। घर के बाहर स्विमिंग पूल बने थे जिसमें बच्चे तैरते थे और जो वहां के फलस्तीनी जो वहां रह रहे थे उनको पीने का पानी नहीं मिलता था। इसके अलावा सेना का उत्पीड़न भयानक था। गाजा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो निदेशक थे, शोध निदेशक थे डॉक्टर शमीर कोटा, उन्होंने उसी साल गर्मियों में द जर्नल ऑफ पैलेस्टाइन स्टडीज में लिखा था, आपको याद रखना होगा कि 2 साल से बड़े 90% बच्चों ने कई बार ये सब देखा है। इजरायली सेना को घरों में घुसते, रिश्तेदारों को पीटते, सामान नष्ट करते। कई ने खुद पिटाई का अनुभव किया है, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, गोली मार दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और चीजें उनके अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ हुई। बच्चों के मनोविज्ञान पर इस असुरक्षा का सीधा असर होता है, उसे सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं हुआ तो इसके परिणाम आगे देखे जाते हैं। अपने शोध में हमने पाया है कि इस तरह की यंत्रणा से गुजरे बच्चे अपने व्यवहार में अधिक अतिवादी होते हैं, जो आगे चलकर अपने राजनीतिक विश्वासों में भी ऐसे ही हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा कि जिन बच्चों ने बचपन से देखा है कि उनके माँ बाप को मारा पीटा जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों में कोई भी घुस जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके दिमाग में एक गुस्सा, एक असंतोष पलता रहता है और जब वो बड़े होते हैं तो वो न केवल हिंसक हो जाते हैं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट भी हो जाते हैं। ये हुआ वहां फलस्तीन की आबादी के साथ। इसके अलावा एक तीसरा पहलू भी है। एडवर्ड सईद ने 4 मई 1998 को द नेशन में एक आर्टिकल लिखा और उसमें वो लिखते हैं कि इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है कि जब आप सुनते हैं कि कोई 35 साल का फलस्तीनी जिसने 15 साल एक अवैध दैनिक मजदूर की तरह काम करके बचाए गए पैसे से अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया है और जब वो एक दिन लौटकर शाम को घर आता है तो पाता है कि उसका घर तोड़ दिया गया है। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया तो उसे बताया जाता है कि उसने लाइसेंस नहीं लिया था और किसी भी फलस्तीनी को कभी घर बनाने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि दुनिया में और कौन सी जगह ऐसी है जहां के मूल निवासियों को घर बनाने के लिए लाइसेंस मांगना पड़ता है और लाइसेंस कभी नहीं मिलता। यहूदी जहां चाहे वहां घर बना सकते हैं लेकिन फलस्तीनी नहीं बना सकते। एडवर्ड सईद कहते हैं कि ये रंगभेद है एक तरह का। फलस्तीनी आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, लेकिन इजराइल का जो सरकारी आतंकवाद है उसके बारे में मुख्यधारा की मीडिया अक्सर चुप लगा जाती है। अमेरिकी बौद्धिक सर्किल में इजराइल के अत्याचारों पर खामोशी स्वाभाविक है, क्योंकि वहां चाहे धनवान हो चाहे बाकी हो, उसमें यहूदियों की एक बड़ी संख्या है, काफी डोमिनेंट है, वहां की पॉलिटिक्स को भी खूब प्रभावित करते हैं। लेकिन अमेरिका में ही रहने वाले नॉम चॉम्स्की जैसे लोग इसे देख पाते हैं। एडवर्ड सईद और हिचेंस ने एक किताब संपादित की है, ब्लेमिंग द विक्टिम्स। जो खुद विक्टिम है उनको ब्लेम करने की बात है इसमें, और इसमें अमेरिकी जो दोहरापन है उसको बिल्कुल क्लियर वो किताब करती है। लेकिन इसमें चॉम्स्की ने एक लेख लिखा है और वो लिखते हैं कि इजरायली आतंकवाद का इतिहास राज्य के पैदा होने से भी पीछे जाता है। असल में बहुत पीछे जुलाई 1948 में 250 नागरिकों की बर्बर हत्या और 70,000 लोगों के लिड्डा और रामल्ला से निर्दय निष्कासन का इतिहास। अक्टूबर 1948 में हैब्रान के पास दोइमा नामक गांव में सैकड़ों निहत्थों लोगों की हत्या हुई थी। क्यूबिका, काफ्र, कासिम और ऐसे तमाम गांवों में कत्लेआम हुआ था। और 1948 के युद्ध के तुरंत बाद हजारों बेडोइंस जो थे
वो नागरिक क्षेत्रों से निकाल दिए गए थे। अरब के जो लोग थे उनको नागरिक क्षेत्रों से निकाल दिया गया था और 70 के दशक में उत्तरी सिनाई में यहूदियों को बसाने के लिए हजारों लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। यानी अरब लोगों को उनके घर से निकाल के भगा दिया गया और उन जगहों पर यहूदियों को बसा दिया गया और ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं। खैर, इस संघर्ष को रोकने के लिए बिल क्लिंटन ने इजिप्ट के शर्म अल शेख रिजॉर्ट में फिलिस्तीनी और इजरायली नेताओं को बुलाया था। इसमें युद्ध विराम का तय किया गया कि युद्ध विराम किया जाए, लेकिन वो भी चल नहीं पाया। इजराइल के सत्ताधारी दल में बिखराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और एहुद बराक ने नए जनमत संग्रह का निर्णय लिया, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया और दक्षिणपंथी एरियल शेरोन के सत्ता में आने के साथ साथ फलस्तीन इजराइल के समझौते की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई। इसके बाद लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती रहीं। एक घटना में फलस्तीन के एक ड्राइवर ने एक बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर बस चढ़ा दी। ये बहाना मिल गया इजराइल को और उसके बाद ब्लॉकेट लगा दिए गए और शेरोन ने कहा कि ओस्लो की जो शांति प्रक्रिया थी उसका हम पालन नहीं करेंगे। उसने गाजा पट्टी को अपने अधिकार में ले लिया और इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मई में मिशेल कमीशन ने तुरंत युद्ध रोकने और बातचीत शुरू करने को कहा। कमीशन ने यहूदी बसाहट के विस्तार को भी रोकने की बात की। यूरोपीय यूनियन ने भी कब्जे वाले क्षेत्र में सेना के इतने ज्यादा प्रयोग की मलामत की, लेकिन जहां अराफात ने अपनी ओर से युद्ध विराम की घोषणा की, वहीं अब तक जो नियम था इजराइल में इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज में कि सिर्फ आतंकवादियों को आप मार सकते हैं, उस अनुमति को खुला कर दिया गया और सेना को कहा गया कि किसी भी फलस्तीनी क्षेत्र में आप खुला आक्रमण कर सकते हैं और शक के आधार पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। यही दौर था जब हमास लगातार प्रभावी होता गया और पीएलओ का प्रभाव घटता गया। जब आप शांति की बात नहीं सुनेंगे तो लोग हथियार की तरफ जाएंगे। हमास ने अपनी हिंसक कार्रवाइयां बढ़ानी शुरू की और इजराइल ने बेहिचक नागरिक ठिकानों पर ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक से हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल में सत्ता दक्षिणपंथियों के हाथ में थी और अब सेना लगातार अमेरिका के मदद से अधिक आधुनिक हथियार पा रही थी और सबसे घातक सेनाओं में बदलती जा रही थी। पूरी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को सैन्य छावनी में बदल दिया गया, जहां एक फलस्तीनी नागरिक को कदम कदम पर आर्मी की जांच से गुजरना होता था। अकेले वेस्ट बैंक में 500 से अधिक चेक बैरियर्स बने। 2006 में हुए चुनाव में कट्टरपंथी हमास की जीत के साथ यह लड़ाई एक नए दौर में चली गई। पीएलओ के नियंत्रण वाली जो फतह पार्टी थी, उसके शांति प्रयासों के विफल होने पर लोगों ने कहा कि जब शांति से कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ बंदूक का रास्ता बचता है। और चुनाव के बाद हमास और फतह के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ और गाजा का इलाका हमास के कब्जे में आ गया। इस लड़ाई में भी 100 से अधिक लोग मारे गए। परिणाम यह हुआ कि इजराइल ने इसे आतंकवादियों की जीत बताते हुए टैक्स वगैरह में जो हिस्सा देना था वो बंद कर दिया और दुनिया भर की सहायता एजेंसियों ने भी फलस्तीन को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी। 2006 में एक हमला हुआ जिसमें इजराइल ने गाजा के सभी ट्रांसफार्मर नष्ट कर दिए। बाद में इजिप्ट और फ्रांस से जो पैसा मिला उससे उसकी मरम्मत तो हो गई, लेकिन जो बिजली की समस्या शुरू हुई वो आज तक बनी हुई है। 2008 में हमास और इजराइल के बीच एक सहमति बनी, दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन अब तक फलस्तीन में हमास से भी अधिक कट्टर आतंकवादी ग्रुप पैदा हो चुके थे। दरअसल ईरान में जो पुनरुत्थानवादी क्रांति हुई उसके बाद पूरे इलाके में कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन खड़े हो गए थे। हमास और हिजबुल्लाह खुद ऐसे ही संगठन थे जिन्होंने अब तक के लोकतांत्रिक और उदार संगठनों और आंदोलनों को हटा दिया था। ईरान हिजबुल्लाह का भी समर्थन करता था और हमास का भी समर्थन करता था। अब रास्ता खुल गया था तो नए नए लगातार कट्टरपंथी संगठन बनते गए। किसी को कोई सपोर्ट करता था, किसी को कोई सपोर्ट करता था। जब 2011 में 9/11 हुआ उसके बाद स्थितियां और बदली और इन स्थितियों में कुछ मुस्लिम और अरब देशों के कहने पर बुश प्रशासन जो था अमेरिका का, उसने इजराइल और फलस्तीन के बीच सुलह की फिर से कोशिश की। 2 अक्टूबर 2011 को अचानक घोषणा हुई जिसमें जॉर्ज बुश ने एक आजाद फलस्तीन देश के निर्माण पर सहमति जताई। ये अपने आप में एक बड़ी नई घटना थी। इसके पहले अमेरिका ने कभी आजाद फलस्तीन देश की बात नहीं की थी। जो उनके विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में वार्ता शुरू कराई जाए। कुछ हलचल हुई, लेकिन कुल मिलाजुलाकर कुछ चीजें खास बदली नहीं और अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं। देखेंगे आप तो नवंबर 2012 में इजराइल ने अहमद अल जाबरी की हत्या कर दी जो हमास का मिलिट्री चीफ था।
तो इसके बाद फिर लड़ाई चली जिसमें 150 से अधिक फलस्तीनी मारे गए और कम से कम 6 इजरायली मारे गए। इसी बीच आप जानते हैं कि अचानक यासर अराफात की मृत्यु हुई, जिसको लेकर कहा गया कि उनको भी मरवाया गया है। कुछ भी क्लियर नहीं आया, आज तक किसी को पता नहीं चला कि क्या वजह थी। यासर अराफात भी उस पर्दे से चले गए, तो शांति और समझौते की बात करने वाली एक जो बड़ी फलस्तीनी आवाज थी वो भी खामोश हो गई। तो बस हमले चलते गए। 2014 में हमास ने 3 इजरायलियों को किडनैप कर लिया, जिसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया और 1881 फलस्तीनी और 60 इजरायली मारे गए। 2018 में फिर रिपीट हुआ, कम से कम 170 फिलिस्तीनी मारे गए जब इजराइल ने, जब वहां प्रोटेस्ट जो चल रहा था उस प्रोटेस्ट पर गोलियां चलाई। मई 2021 में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। अब वो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। उसके बाद फिर 11 दिन तक युद्ध चला जिसमें 200 फलस्तीनी और 10 से ज्यादा इजरायली मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार उसके बाद से चली आ रही हैं और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना अभी हुई है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के कुछ लोगों को पहले अपहरित कर लिया, वहां के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल हमला करने की बात कर रहा है और एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें एक डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य पूर्व में जिस तरह की ये लड़ाई शुरू हुई है ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। युद्ध से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन आज जब आप इजराइल की बात करते हैं या इजराइल पर हुए हमले का जब आप विरोध करते हैं तो आपको याद करना होगा कि उस इलाके में जहां पर पूरी तरह से अरब रहते थे, जिसमें यहूदी भी थे, जिसमें ईसाई भी थे, जिसमें मुसलमान भी थे, एक ऐसा शांत हरा भरा इलाका जो था उसको जियोनिस्ट लोगों ने, इजराइल के लोगों ने जिस तरह से कब्जा किया है, मूल निवासियों को जैसे वहां से भगाया है, उसके बाद जिस तरह का अत्याचार हुआ है और जिस तरह सारी दुनिया उस पर खामोश रही है, उसी ने ऐसे लोगों की जगह जो शांति की बात करते थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है जो हथियार की बात करते हैं। और जब तक फलस्तीन के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस इलाके में शांति की स्थापना करने के लिए दुनिया की ताकतें लगेंगी नहीं, जब तक फलस्तीनियों को उनका अपना एक आजाद देश दिया नहीं जाएगा, तब तक इस तरह की हिंसा लगातार होती रहेगी। इसको रोका नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये लंबी कहानी थी, ये इतिहास शार्ट में बताया नहीं जा सकता था। उम्मीद है इस इतिहास को समझने पढ़ने के बाद आप शायद इस पूरी समस्या को नए तरीके से देख सकेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।